प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह साहब, हालांकि वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं मुझे सामने, पहले मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वो प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, वो अपनी जगह है, चूंकि रिश्तेदार हैं और बड़े श्रेष्ठ किस्म के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनका विशेषतया मैं नमन करता हूँ। पूर्ववर्ती वक्ता थापा जी, शुक्ला जी, प्राचार्य डॉक्टर राधेश्याम जी, उप प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार जी, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर रंजना सिंह एवं समस्त ऐसे लोग जो प्रतिभागी हैं। कई लोगों को सुना और आप सभी जानते हैं कि कोरोना डिजीज के संदर्भ में कई वेबिनार में मैं सम्मिलित हो चुका हूं और जो बातें हुई हैं लगभग यही सब कहा है, तो उनको मैं दोहराने नहीं जा रहा। इसके पहले मैंने डॉक्टर राधेश्याम से बताया था, कोविड-19 विश्वव्यापी आपदा के परिणाम स्वरूप देश के शैक्षणिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, इस पर मैं कि यशवंत सिंह अपना वक्तव्य जाहिर करूंगा। इसके पहले कि मैं इस पर आऊं, पूर्ववर्ती वक्ता ने कुछ बातें कही, बड़े ओजपूर्ण तरीके से। वो साहित्यकार हैं, हिंदी के विद्वान हैं, शब्द है उनके पास, प्रस्तुतिकरण की कला है और बात है। संविधान की बड़ी तारीफ की, आधुनिकता का जामा पहना दिया उसे, फिर इंडिया भारत की बात उठाई और उसी संविधान की शुरुआत होती है इंडिया दैट इज भारत, जिसको आपने आधुनिक कहा है। उसने स्वयं डिवीजन किया है इंडिया दैट इज भारत, व्हिच इज नाउ चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये आप जरूर जानते होंगे। दूसरी बात ये संविधान है हमारा, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम राइट डोमिनेटेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया। अच्छी तरह आप वाकिफ हो गए किसके पहले जब मुगलों का शासन था तो शरीयत के माध्यम से, हिंदुओं का शासन था तो शास्त्र के माध्यम से सत्ता संचालित होती थी और ड्यूटी डोमिनेटेड कॉन्सेप्ट था। यदा यदा धर्म से वो दुनिया भर गया, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। राइट को सदैव रिड्यूमेंट्री माना गया था, गौड़ माना गया था, और यह राइट लाया भी गया तो कोई ड्यूटी इम्पोज की ही नहीं गई। संविधान जब बना तो उसमें कर्तव्यों का हवाला नहीं हुआ, और बिल से संविधान संशोधन के द्वारा कर्तव्य आए भी तो मैंडेटरी नहीं है। आप स्वयं विचार कीजिएगा, बगैर दायित्व के अधिकार अराजक नहीं होते, बगैर कर्तव्य के अधिकार अराजक नहीं होते। क्या अराजकता ही आधुनिकता है? एक प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं। आपने अभी बताया कि सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है साहित्यकार, क्यों नहीं बोल रहा है शिक्षक। मैं उसमें आता हूं, मैं केवल शिक्षक तक ही सीमित रहूंगा। देखिए, मैं लिटरेचर का आदमी तो नहीं हूं, साहित्य का आदमी नहीं हूं, न समाजशास्त्री हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि किसी भी समाज या किसी भी साहित्य के निर्माण में, उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संवेदना का, संवाद का और शिक्षा का। जहां तक संवेदना का सवाल है, उसके समक्ष प्रश्न चिन्ह लग गया है। वह संवेदना जिसके नाते हर सृजन है, वह संवेदना जिसने मानव को मानवता, दुनिया के समस्त मानव को मानवता के एक सूत्र में बांध करके अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात चलाई थी। आज व्यक्तिगत संबंध ही बलाए ताक रख दिए गए। बहुत सही कहा था किसी पूर्ववर्ती वक्ता ने कि वो खास हो, मित्र हो, घर परिवार का हो, सूरत बॉम्बे कलकत्ता से आया हुआ है, उसको देखकर हम आशंकित सशंकित होते हैं। दौड़ करके अगर बड़ा है ना तो पैर छूते हैं, हम उम्र है ना तो हाथ मिलाते हैं, अगर भाईचारा है तो न तो गले मिलते हैं, बल्कि आशंकित सशंकित होते हैं कहीं कोरोना का कैरियर बनकर तो नहीं आया हुआ है। तो वो संवेदना ही इसमें विलुप्त हो गई। संवाद तो जैसे बीते दिनों की बात हो गई, केवल दूरभाष पर वार्ताएं हो रही हैं, या जिस तरह से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वेबिनार वगैरह, इसके माध्यम से बातें हो रही हैं। आमने सामने खड़ा होकर के अगर कोई बात कर रहा हो
तो ये नहीं लगता कि ये अच्छे से शब्द बोलेगा, लगता है कहीं ये वायरस न उगल रहा हो, तो हर आदमी सशंकित है। बात आती है शिक्षा पर। शिक्षा आदिकाल से ही साहित्य और समाज के जननी के रूप में शिक्षा ही तो है। वो भगवान राम के लिए भी शिक्षा जरूरी था ना, कि गुरुकुल गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। आपने देखा होगा कि कौरव और पांडव राजकुमारों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित प्रशिक्षित दीक्षित करने के लिए बड़े आतुर व्याकुल हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को लाते हैं। यही मैं आपसे वो बात कहने जा रहा हूं जो कहना चाहता था। इसके पहले आश्रम पद्धति थी। द्रुपद द्रोण दोनों एक जगह पढ़े थे। कृष्ण सुदामा एक जगह पढ़ लिया करते थे। शिक्षा को राजाश्रय के अधीन लाया पहली दफे द्रोणाचार्य ने। एक ऐसा आदमी जो स्वार्थ से प्रेरित था, एक ऐसा आदमी जो पुत्र मोह से प्रेरित था, एक ऐसा आदमी जो प्रतिक्रियावादी था, एक ऐसा आदमी जिसके अंत में एक ईर्षा, एक द्वेष पनप रहा था, जिसको उसे संतुष्ट करना था। उसे एक राजाश्रय की तलाश थी, और उस राजाश्रय में आने पर इस शिक्षा और आचार के अंदर क्या गिरावट आई, कभी आपने सोचा? वो एक डिस्टेंस एजुकेशन होती है। डॉक्टर सुशील कुमार सिंह उसके अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ। एक एकलव्य था, वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से मेरे ख्याल से प्रशिक्षित हो रहा था। उसका अंगूठा मांग लिया। क्यों मांग लिया? केवल इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा जो प्रबंध तंत्र है, हमारे भीष्म पितामह जो हमारे प्रबंधक है, कल सवाल न उठा दें कि डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त करने वाला छात्र आपके छात्रों से ज्यादा प्रशिक्षित है। ऐसा क्यों है? जब से जवाबदेह बनाया गया शिक्षक को, जब से मैं कहता हूं कि अगर आज ये द्रोणाचार्य में पैदा हुए होते तो जितने भी एक्ट, स्टैट्यूट, जितने भी यूजीसी के नियम हैं, उस शिक्षकों के ऊपर लागू ही न होते। इसकी पृष्ठभूमि द्रोणाचार्य ने तैयार की, और यहीं से शिक्षक और आचार्य के संदर्भ में गिरावट आनी शुरू की। अन्यथा इसके पहले इतिहास तो ये है कि जिस कैकेयी के सामने दशरथ खामोश बैठे हैं, उसको विश्वामित्र जब डांटते हैं तो कैकेयी कांप जाती है। वो राजा के सामने या शासन के सामने बोलने का मुद्दा तो था जब राजाश्रय नहीं हुआ करता था। हम आप आज इस स्थिति में नहीं है। आचार्य का मतलब, साहित्यकार का मतलब शिक्षक ही तो है, बुद्धिजीवी तो है। आज इस स्थिति में है ही नहीं है कि इस तरह से हुंकार भर सके वो। फिलहाल आज की भी शिक्षा पे मैं आऊं तो सभी शिक्षालय बंद हैं, विश्व स्तर पर बंद हैं। वो प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो। और ये बंदी प्राय तब हुई जब परीक्षाएं चल रही थी। ऐसे में छात्रों का भविष्य भी अपने आप में एक प्रश्न लिए हुए खड़ा हुआ है। अभी इसके द्वारा क्या कहते हैं, जो पढ़ाई हो रही है, क्या है पढ़ाई? ऑनलाइन टीचिंग की बात हुई। शुक्ला जी ने कहा, एक उदाहरण भी दिया किसी पतलून का, कि जो कभी मजबूरी थी आज का फैशन बन गया। वो तो सही है। देखिए, जब क्लासरूम में एक शिक्षक जाता है तो उसका मकसद केवल सिलेबस पढ़ाना ही नहीं है। आज भी मुझे याद है, हमारे शिक्षक आज भी हमारे जहन में बैठे हुए हैं। प्रोफेसर डकालिया हुए, प्रोफेसर शर्मा हुए, उनकी चाल, उनकी ढाल, उनका व्यक्तित्व, उनकी ड्रेस डिसिप्लिन, उनकी लैंग्वेज डिसिप्लिन, उनकी अभिव्यक्ति शैली, उनके जीवन का तरीका, उनके प्रेरक प्रसंग, वो सब याद आते हैं। जिसमें शिक्षक बोल रहा होता है ना, एक गहरी छाप छात्र के हृदय स्थल पर छोड़ रहा होता है, और कुछ ऐसा बनने का ही छात्र के अंदर एक हुनर पैदा होता है कि काश हम भी ऐसा बने। और एक चीज जान लीजिए, शिक्षक चाहे जैसा भी हो, वो शिक्षार्थी के सामने सदैव अपने को अच्छा दिखाना चाहता है, अच्छा लगना चाहता है। वो अच्छा हो या ना हो, इस दिखाने और लगने में धीरे धीरे वो सही में अच्छा हो जाता है। क्योंकि दिखाने लगने का अभ्यास करते करते एक दिन आता है उसी का अभ्यस्त हो जाता है। वो दिखा रहा है, लगा रहा है। जैसे अभी कह रहे थे डॉक्टर थापा कि कोई अंदर से लोकतांत्रिक है कि नहीं है, इसको कह देखिए, हम अंदर से क्या है ये तो हम ही केवल जान सकते हैं। ना आप जान सकते हैं, ना कोई जान सकता है। और हम हो चाहे आप हो, सब बनावटी जीवन जी रहे हैं, सब दोहरा व्यक्तित्व जी रहे हैं। हमारी हकीकत केवल हम जानते हैं। मेरी हकीकत कोई दूसरा नहीं जान सकता। एक दिन मैंने डॉक्टर राधेश्याम से कहा भी था कि ये आत्मकथा लिखने वाले जो होते हैं ना,
उसमें केवल कथा होती है, आत्मा नहीं होती। इसी तरह से मंच पे बोलने वाले कुछ भी कहा करें, हम अंदर क्या है ये तो केवल हम जानेंगे। और लोकतंत्र की बात जो आप कह रहे थे डॉक्टर साहब, इस मुल्क में लोकतंत्र आया कब? ये इस मुल्क में मैं कभी जब केएनआई का प्रिंसिपल था तो मंच से कहा था कि एक दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने समक्ष मुद्दे गौड़ हो जाते थे। कभी इंदिरा लहर आई तो कभी जेपी लहर आई, कभी बीपी लहर आई, कभी मंडल आया, कभी कमंडल आया, कभी अब की बारी अटल बिहारी, तो कभी अब की बार मोदी सरकार। यहाँ व्यक्ति पूजा हुई है, हीरोशिप हुई है। अभी तक तो हम असली अर्थों में लोकतांत्रिक हो ही नहीं पाए। एक गांधी की फिर जरूरत है जिसने राजनीतिक चेतना कभी जानी थी और जो आज हमको आपको सही संदर्भों में लोकतंत्र समझाए। आइए गांव में रहिए और जाइए प्रधानी से लेकर के सरपंची से लेकर के एमएलए तक का चुनाव देखिए। जिस तरह से जातीय जहर उगला जाता है, जिस तरह से जातियों के एक एक नेता हो गए हैं, वितरणा होने लगी, आप भूल जाएंगे लोकतंत्र को। तैसे में जो लोकतंत्र अमर्यादित हो गया है उसको मर्यादित करने के बारे में सोचिए। लोकतंत्र की स्थापना की बात वो आगे की बात है, बस लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र चल रहा है। फिलहाल कुछ शिक्षालय बंद है, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ये भी सही है कि एक छात्र के सामने, एक छात्र देखता है कि एक शिक्षक के सामने तमाम, देखिए एक शिक्षक के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है। राधेश्याम सिंह के पास या डॉक्टर सुशील के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। 23-24 हजार स्टूडेंट हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, आती रहती है, फिर भी उसको फेस करते हैं। इनका विल पावर, इनका साहस, इनकी हिम्मत, समस्याओं के समाधान करने का इनका तरीका, इन सब चीजों से स्टूडेंट सीख रहा होता है। ऑनलाइन टीचिंग से वो हरगिज नहीं हासिल हो पाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे में एक शिक्षक का दायित्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है कि वह समाज के आने वाले कर्णधार को वह प्रशिक्षित कर रहा है, इसलिए उसका दायित्व तो ज्यादा बढ़ जाता है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर हमारे आपके अंदर द्रोणाचार्य जैसी प्रतिक्रिया पैदा हो गई तो हम भारत देश के निर्माण में शिक्षक होने के नाते योगदान तो नहीं कर सकेंगे। हाँ, किसी न किसी कोने में किसी न किसी तरह का थोड़ा बहुत महाभारत जरूर रच रहे होंगे। इसलिए आज के दौर में शिक्षक होने के नाते मैं कहता हूं, मैं ईमानदारी से पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं मानता हूं कि मैं बड़ा ईमानदार नहीं हूं, मैं मानता हूं कि मैं हरिश्चंद्र नहीं हूं, कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन सही अर्थों में शिक्षक हूं। इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं। यहाँ का वर्तमान प्राचार्य चाहे तो इसको इनकार कर दे, हिम्मत हो, या पूर्ववर्ती प्राचार्य इसको इनकार कर दे, मैं उसको भी चैलेंज देता हूं। बस इतना मैं कह रहा हूं कि सही अर्थों में शिक्षक बन के दिखा दीजिए, समाज का कल्याण हो जाएगा सर। दूसरी बात ये, चूंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं लॉ पढ़ाता रहा। ठीक है, ऑनलाइन आप शिक्षा दे रहे हैं, लॉ में केवल बुकिश नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता, उसमें प्रैक्टिकल है, कोर्ट विजिट है। कोर्ट विजिट को जब देखा गया कि डिफिकल्ट होता जा रहा है, कोर्ट छोटी छोटी है और स्टूडेंट बहुत हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मूट कोर्ट की व्यवस्था कर दी। अब ऑनलाइन तो मूट कोर्ट नहीं हो सकता। अब चूंकि लॉ की टीचिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार होती है, तो बार काउंसिल ने कह दिया कि ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग करा लीजिए, ऑनलाइन टीचिंग हो जाएगी। तो जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़े बड़े लॉ कॉलेज हैं, जहां लाखों रुपए लगते हैं एडमिशन के लिए, जिनका एकेडमिक स्तर बड़ा ऊंचा है, वहां तो चलिए सब ऑनलाइन ठीक है। लेकिन जो टायर सी और टायर 3 के सिटीज हैं, जो छोटे मोटे लॉ कॉलेज हैं, जहां के न तो टीचर एक्सपर्ट हैं और न तो ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी को चाहिए जो हर जगह उपलब्ध नहीं है, उनका क्या होगा? एक बात। दूसरी बात ये कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन एक ऐसे सेक्टर से जुड़ा हुआ है जो स्किल ओरिएंटेड है, जहां रीजनिंग चाहिए। स्किल ओरिएंटेड होने के नाते, रीजनिंग होने के नाते तमाम तरह की इंटर्नशिप इम्पोज की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि स्टूडेंट एडवोकेट के पास जाएगा, प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास जाएगा, या जज के पास जाएगा, या किसी एनजीओ के पास जाएगा, या कंपनी के ऑफिशियल्स के पास जाएगा, वहां सीखेगा, वहां लर्निंग करेगा। ये सब के सब अगर बंद है तो कहाँ जाएगा, किस तरह से वो लर्निंग करेगा? तो क्या अनस्किल्ड एडवोकेट पैदा होंगे?
ये ऑनलाइन टीचिंग से ये मकसद कैसे पूरा होगा? जानते हैं महात्मा गांधी गए थे जब इंग्लैंड, बैरिस्टर की डिग्री हासिल किया, तो वहां के सबसे बड़े वकील के पास गए, कहा कि प्रैक्टिस करना है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा सोशियोलॉजी पढ़ा? कहा नहीं। इकोनॉमिक्स नहीं, पॉलिटिकल साइंस नहीं, फिलॉसफी नहीं, साइकोलॉजी नहीं, रामायण महाभारत जानते हो पढ़ा है? नहीं। गीता पढ़ा है? नहीं। 1857 में तुम्हारे यहाँ क्रांति हुई जानते हो? कहा नहीं। कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। कानून जानने के लिए, एक अधिवक्ता होने के लिए, चूंकि तुम्हारे ऊपर समाज का दायित्व है बहुत बड़ा, तुम्हें अपने देश की सामाजिक संरचना जाननी चाहिए, राजनैतिक चेतना जाननी चाहिए, वहां के आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में पता होना चाहिए, आर्थिक स्तर वहां का पता होना चाहिए, वहां की एंशिएंट हिस्ट्री के प्रेरक प्रसंग जाने चाहिए, वहां की पौराणिक कथाओं को जानना चाहिए, वहां के लोगों का मनोविज्ञान जानना चाहिए। अगर ये तुमको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो तुम वकालत नहीं कर सकते हो। मैं आपको देखिए, मैंने कहा ना कि ये स्किल ओरिएंटेड है, हाजिर जवाबी। ये जिन्ना की बात बताऊं, यही जिन्ना थे कि हिंदू महिला थी, उसका मेंटेनेंस का केस चल रहा था, 5 साल गुजर गए थे, हाई कोर्ट में केस बहस पर आई ही नहीं, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही थी। एक दिन उस महिला ने कह दिया, जिस दिन तारीख पड़ी, कि जिन्ना साहब पता नहीं मैं जिंदा भी रहूंगी कि मर जाऊंगी, और ये केस का निपटारा होगा कि नहीं होगा। तो जिन्ना ने कहा कि आज होगा। सोचिए इस तरह की स्किल पैदा होती है कैसे, मगर व्यवहार को किताब से नहीं आती। जिन्ना जब गए कोर्ट में तो अंग्रेज जज था, उन्होंने कहा, वेल माई लॉर्ड, सपोज आई एम ओल्ड हिंदू लेडी, कि हुजूर मान लीजिए कि मैं एक बुढ़ी महिला, हिंदू महिला हूं। जज मुस्कुराया, उसने कहा कि मिस्टर जिन्ना, व्हाई यू आर गोइंग टू चेंज योर एज, सेक्स एंड रिलीजन एज वेल? तो जिन्ना ने कहा कि आई कांट से एनीथिंग अबाउट माई सेक्स एंड रिलीजन, बट टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस वेरी केस आई विल नेसेसरली बिकम ओल्ड। हंसा जज, उसने उसी दिन सुनवाई की, उसी दिन जजमेंट दे दिया। ये किसी किताबी क्या से ये जो कह रहे थे कि ऑनलाइन टीचिंग से, ऑनलाइन टीचिंग से नहीं होगा। इसके लिए लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, इसीलिए इंटर्नशिप का कोर्स रखा गया है। इंटर्नशिप का कोर्स ऑनलाइन कैसे होगा, इस पर भी विचार कीजिएगा। इसलिए फिलहाल बहुत से लोग बोल चुके हैं और मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता। अंत में मैं इतना कहता हूं कि सरकार ने क्या किया, सरकारी मशीनरी ने क्या किया, मंत्री ने क्या किया। आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, आप सूद की बात कर रहे थे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जरूर जानते होंगे। कम्युनिस्ट सरकार थी, बंगाल में एक गांव में महामारी फैली थी, 22 लोग एक ही दिन मर गए थे उस गांव में भूखे। जानते हैं सामने सहायता करने कौन आया था? कलकत्ता की वेश्याएं गई थी। न कम्युनिस्ट सरकार का कोई मंत्री गया था, न संतरी गया था, वो गई हुई थी। वो संवेदनात्मक भाव से प्रेरित होकर के गई थी। और आपने अभी एक महिला के, एक लड़की के साइकिल चलाने की बात कही कि बाप को बैठा करके कैसे किलोमीटर चली आई, तब वो चले आए लोग कि चलो साइकिल कब। इतना ही पढ़ा आपने, आगे नहीं जाना कि आगे क्या हुआ। जब उसका इंटरव्यू लिया गया पता चला सब फ्रॉड है। पता चला जब ये पूछा गया इतने किलोमीटर इतने दिन में कैसे आई, तो उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने झूठ कहा था। और डॉक्टर सुशील कुमार सिंह वहीं बैठे हैं, पूछ लीजिएगा। तो पूरी कहानी बताई, आधी अधूरी नहीं। अपनी बातों को साबित करने के लिए कुछ छुपा मत जाइए। सत्य आधा अधूरा नहीं होता, पूरा होता है। फिलहाल मैं मानता हूं कि सरकारी मंत्री संतरी ने कुछ नहीं किया, या जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, लेकिन कुछ अपेक्षा तो हमसे आपसे भी है। मैं मानता हूं कि सरकारी मंत्री सरकार ने हमारे लिए सब कुछ नहीं किया, लेकिन यही समाज, यही सरकार, यही संविधान हमको आपको बड़ी सुरक्षा भी दे रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है। जब समाज दुख में होता है, पीड़ा में होता है, कठिनाई में होता है, परेशानी में होता है, तो हमने आपको ईमानदारी से बताइए कितना किया। केवल कविता लिखा है? कविता लिखने से, साहित्य लिखने से सब कुछ हो जाएगा? इसका जवाब मैं बाबू विजय बहादुर सिंह साहब से जरूर चाहूंगा। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं इस कोरोना डिजीज को अवसर नहीं मानता, इसको मैं समस्या मानता हूं। इस समस्या का समाधान करना, और समाधान केवल एक है कि एंटीवायरल
मेडिसिन पैदा हो, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। ठीक है, प्रकृति के ये कारण क्या रहा वो रहा होगा, इसका निवारण तलाशना है, इस पर जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर राधेश्याम जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया। ये मेरी बातों से किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैं अंत में इस संस्थान के संस्थापक बाबू के सिंह को प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ, और बाबू विनोद सिंह वर्तमान प्रबंधक और पूर्व मंत्री के समन्वय और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।